Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, it is one of the most important topic from the reproductive health and the topic is amniocentesis. So amniocentesis is totally based upon amnion. I hope आप लोगों ने amnion के बारे में पढ़ा जरूर है. amnion एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो सराउंडेड होता है बाय एमनियोटिक फ्लूइड. आप रेफरेंस के लिए ये डायग्राम देख सकते हैं. इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चा जिस कैविटी के अंदर है दैट इज एमनियोटिक कैविटी और जो मेम्ब्रेन है दैट इज एमनियन एंड जो फ्लूइड आप देख रहे हैं दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड. तो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है इसे प्रीनैटल टेक्निक कहते हैं. प्रीनैटल टेक्निक का मतलब होता है वो टेक्निक जो बर्थ से पहले परफॉर्म की जाती है. तो इट्स ए प्रीनैटल टेक्निक एंड इट डिटेक्ट्स द क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक and metabolic abnormalities by obtaining or by collecting amniotic fluid. ओके, तो amniotic fluid के सैंपल को कलेक्ट करके हम उस फ्लूइड में, क्योंकि उस फ्लूइड में मैं ऑलरेडी मेंशन कर दे रहा हूं कि एमनियोटिक फ्लूइड में आपको फीटल सेल्स दिखते हैं. ओके, फीटल सेल्स भी दिखते हैं. ये कंपोजिशन है एमनियोटिक फ्लूइड का. फीटल सेल्स भी दिखते हैं आपको. एंजाइम्स भी दिखते हैं बच्चों के मेटाबॉलिज्म्स के लिए. ठीक है, प्लेसेंटल सेल्स भी दिखते हैं. तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. अब क्योंकि हम फीटल सेल देख सकते हैं तो इस फीटल सेल के क्रोमोसोम्स और जीन्स को हम इसी फ्लूइड के सेल की ऑब्जर्वेशन की वजह से क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज पता लगा लेते हैं. क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका एम क्या है कि ये क्रोमोसोमल जेनेटिक या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज पता लगा सकता है. अब इस एमनियोटिक फ्लूइड का आइसोलेशन होगा फ्रॉम एमनियन और इसके भी दो मेथड्स हैं. या तो आईसी कैथेटर या एब्डोमिनल रूट, एब्डोमेन से इंसर्ट करते हुए निडल को हम एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एब्डोमिनल रूट. चलिए, ये भी क्लियर. अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करने के बाद क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हम देखते हैं. तो एनसीईआरटी में ये चीज दी गई है, ये चीज मेंशन है और यही एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हम एमनियोटिक फ्लूइड से देख सकते हैं. ओके, तो एबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड. तो एबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड और वो नॉर्मलिटीज हैं सिकल सेल अनीमिया. ओके, सिकल सेल अनीमिया. हालांकि सिकल सेल अनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर है. तो जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाता है वो जीन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या नंबर में कोई अफेक्ट है. तो सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, ओके, एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डाउन सिंड्रोम. ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल्स वाला क्राइटेरिया है ना एनसीईआरटी का, ये इंपॉर्टेंट है. इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. ओके, अब इसका मिसयूज क्या है?
एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज की वजह से ही इस पे बैन भी लगा है, क्योंकि हम क्रोमोसोम्स के लिए एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स को देखते हैं। तो ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ फीटल क्रोमोसोम, अगर आप फीटल क्रोमोसोम्स देख रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, यू कैन इजीली डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अपकमिंग चाइल्ड। ओके, तो ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ फीटल क्रोमोसोम, ओके, you can easily identify the sex of upcoming child, ठीक है। एंड यही इसका मिसयूज भी है, मिसयूज मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, एंड दैट्स द रीजन कि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है, स्टैट्यूटरी बैन है एमनियोसेंटेसिस पे। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है, ये भी मैं स्टार बना के मेंशन कर रहा हूं। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि इसका मिसयूज क्या है। मिसयूज ये है कि आप क्रोमोसोम्स के थ्रू आने वाले बच्चे का सेक्स पता लगा सकते हैं। अब बैन हुआ क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि इससे फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा था। तो देयर वाज एन इंक्रीज इन फीमेल फीटिसाइड ड्यू टू द डिटेक्शन ऑफ सेक्स ऑफ द अपकमिंग चाइल्ड। ओके, फीमेल फीटिसाइड्स, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ अपकमिंग चाइल्ड की वजह से अगर वो बच्चा फीमेल है तो फीमेल को अबॉर्ट कर दिया जाता था इंडिया में 1971 से पहले। एमटीपी एक्ट जो आया था वो 1971 में आया है, ये चीज भी एनसीईआरटी में दी गई है। और 1971 में जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया तो उसका भी एम यही था कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद आप अबॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये रीजन देके अबॉर्ट कर रहे हो कि हमें लड़की नहीं चाहिए तो ये कानूनन अपराध था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एमनियोसेंटेसिस को बैन करने का रीजन क्या था, क्योंकि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा था। हाँ, अगर कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज दिखती है तो इन द केस ऑफ क्रोमोसोमल और जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज, इन द केस ऑफ क्रोमोसोमल और जेनेटिक abnormalities, ओके, अगर ऐसा कुछ है कि क्रोमोसोमल या जेनेटिक abnormalities है और बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता, तब एमटीपी इज लीगलाइज्ड, तब आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। ओके, तो अगर ये क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज ये प्रूफ कर देता है कि हमारा बच्चा जो आने वाला है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तब एमटीपी आप करा सकते हैं। उस केस में एमटीपी लीगलाइज्ड है। बट अगर आप सिर्फ सेक्स पता लगा के कि आने वाला बच्चा फीमेल है और तब उसको अबॉर्ट करना चाहिए तो वो इलीगल है, वो कानूनन अपराध है। तो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक एमनियोसेंटेसिस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। एंड इसमें दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कंडीशंस जिसके लिए एमनियोसेंटेसिस ज्यादातर किया जाता है, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज है, बिकॉज एनसीईआरटी का पॉइंट है, और इसका मिसयूज ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। और ये टेक्निक है क्या? इट्स अ प्रीनैटल टेक्निक, यानी ये बिफोर बर्थ परफॉर्म की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड के बिना एमनियोसेंटेसिस नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर गिवन योर टाइम।